नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 12 की जो तैयारियां हैं वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। और इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 12 की अर्थशास्त्र में समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का अध्याय 5, और जिसका नाम है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और आज है उसका लेक्चर नंबर 1। और आपको पता है कि देश में जो बजट प्रस्तुत करती हैं वो करती हैं भारत की वित्त मंत्री, जो कि अभी है सीतारमण जी, निर्मला सीतारमण जी, और ये है माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। और ये पूरी फाइनेंस की जो टीम है वो है, ठीक है। तो ये हमारी पूरी फाइनेंस की टीम है जो कि वित्त बजट या बजट जो बनाने का काम करती है और संसद में प्रस्तुत करती है। और आज हमारा इसी चैप्टर का सरकारी बजट का लेक्चर नंबर 1 है। तो आइए जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। आज जो हम डिस्कस करेंगे, सबसे पहले तो परिचय जो है, इंट्रोडक्शन जो इस चैप्टर का होगा वो बात करेंगे। इसके बाद हमें इस चैप्टर में पढ़ना होगा सरकारी बजट के उद्देश्य, जो ऑब्जेक्टिव है सरकारी बजट के, कि सरकारी बजट की क्यों आवश्यकता है, क्या क्या काम मुख्यतः सरकारी बजट करता है वो जानेंगे। सरकारी बजट के घटक जानेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, मतलब जो सरकारी बजट है वो किन किन चीजों से मिलकर करके बनता है, जिसमें राजस्व, पूंजीगत बजट की प्राप्तियां, व्यय, ये सब कुछ हम लोग बड़े अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम बात करेंगे घाटे का सरकारी बजट, जिसको कहा जाता है डेफिशिएट बजट जो आता है उसकी चर्चा करेंगे, जहां पर सरकार खर्चा ज्यादा करती है और सरकार के पास इनकम कम होती है। और भी बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ना है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजा आ जाएगा आप लोगों को पढ़ करके, ये मेरा विश्वास है। पर आज क्या पढ़ेंगे गुरुजी? आज हम बात करेंगे परिचय, इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर बात करेंगे बजट का अर्थ, ये जो बजट शब्द है ये कहां से आया है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका क्या अर्थ होता है वो जानेंगे। और फिर सरकारी बजट के जो उद्देश्य हैं उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और सबसे पहले जो बात कर लेते हैं वो कर लेते हैं अपन परिचय की, या जिसको अपन क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। परिचय को हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब देखिए बच्चों, सरकारी बजट, एक बार आप सरकारी शब्द को हटाइए और सीधी सी जो बात है वो बजट की बात करिए। बजट एक ऐसा शब्द है जो हर व्यक्ति के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाता है। और ये वाला जो शब्द बजट है, ये अपन ने जब व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत को अपन लोग समझ रहे थे, तो तब मैंने आपको समझाया था कि बजट होता है, एक उपभोक्ता का भी बजट होता है। तो बजट क्या है? बजट एक प्रकार से जो आय और व्यय होती है उसका पूरा विवरण होता है। हमने आय कितनी कमाई और हमारा व्यय जो खर्चा है वो कितना है, इसकी जो पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम बजट कहते हैं। बजट एक व्यक्ति भी बनाता है, एक परिवार भी बनाता है, एक सरकार भी बनाती है, एक संस्था भी बनाती है, हर जो है अपना बजट बनाती है। एक व्यक्तिगत के तौर पे मैं बताऊं, आज हम सब हैं, आप हो, अपना बजट बनाते होंगे कि पापा ने इस महीने 500 रुपए दिए हैं, 100 मतलब 500 रुपए दिए हैं, तो आपकी आय कितनी हो गई? 500 रुपए हो गए। आपके पास जो पैसे आए हैं वो, अब खर्चा कहां कहां करोगे? इतना 100 यहाँ पे, 50 वहां पे, 200 वहां पे, इस प्रकार से। इसी प्रकार से परिवार का देखें तो अब हमारे पिताजी हैं, ये सबके माता पिता जो भी अर्न कर करके लाते हैं कि हाँ भाई महीने में टोटल जो अर्निंग हुई वो 25,000 रुपये हुई, अब खर्चा जो है ये पूरा एक डिटेल होता है। इसी प्रकार से कोई संस्था है तो आज लर्न एंड शेयर है, कितनी अर्निंग हुई है, कितना इस महीने खर्चा होगा, किस किस को कितना पेमेंट करना है, कितना नहीं करना। तो ये पूरा जो आय का और व्यय का जो पैसा आपके पास आया है वो, जो आपने खर्चा किया है वो, इन दोनों का पूरा जो डिटेल एक हिसाब होता है, जो पूरी एक डिटेल जानकारी होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपना बजट कहते हैं। तो जिस प्रकार से एक व्यक्ति को अपना पूरा डेली जीवन को ठीक से चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, एक परिवार को सही से चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, एक संस्था को बेहतर तरीके से चलाने के लिए बजट की आवश्यकता होती है, तो फिर एक देश को प्रगति की ओर ले जाने के लिए, एक देश के विकास के लिए बजट बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बजट हमें क्या बताता है? सरकारी बजट हमें यह बताएगा कि जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसकी इनकम कितनी है, जो गवर्नमेंट है उसकी इनकम कितनी है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सरकार को जो इनकम है वो कहां से होती है। तो जब इनकम की हम लोग बात करेंगे सरकार की, तो सरकार की इनकम में मैं आपको दो चीजें पढ़ाऊंगा। एक मैं आपको पढ़ाऊंगा रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का मतलब होता है प्राप्तियां, इसको हिंदी में हम लिखेंगे राजस्व, राजस्व प्राप्तियां। और दूसरी तरफ है हमारी कैपिटल रिसिप्ट्स। कैपिटल रिसिप्ट्स को कहा जाता है
पूंजीगत प्राप्तियां, ठीक है, जो सरकार की इनकम जो है, ठीक है, सरकार को इनकम कहां से हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स या राजस्व प्राप्तियों में क्या आता है बच्चों, ये अपन आगे वैसे और पढ़ेंगे। इसमें सोर्स होता है सरकार के पास टैक्स का और नॉन टैक्स का, मतलब कर के द्वारा भी आता है और गैर कर के द्वारा भी आता है। टैक्स दो प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष कर होता है और अप्रत्यक्ष कर होता है, ठीक है। और नॉन टैक्स में कोई फीस हो गई, कोई पेनल्टी हो गई, इस प्रकार की जो आ जाती है वो इसमें आ जाती है। पूंजीगत प्राप्तियों में जो होती है, सरकार अगर अपनी कोई बिल्डिंग बेच देती है वो आ जाती है, ठीक है। सरकार कहीं अपने शेयर्स बेच देती है, उससे पैसा मिल जाता है तो वो इनकम आ जाती है। तो हम ये पूरा पढ़ेंगे, ये तो सिर्फ अभी ओवरव्यू बताया। मतलब आप ये देखिएगा, जब हम टैक्स की बात करेंगे तो टैक्स पे पूरा एक एक लेक्चर आएगा, 40-40, 45-45 मिनट का। जब हम लोग पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे तो पूरा एक एक लेक्चर आएगा, तो बड़े डिटेल में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सरकार की इनकम कितनी हुई, सरकार के पास पैसा कितना है। अब जो सरकार के पास पैसा आया है उसको खर्च भी करेगी सरकार, अलग अलग जगह पे खर्च करेगी, अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स है उनके वेलफेयर पे, लोगों के विकास पे सरकार खर्चा करेगी। तो अब जो सरकार का एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर है, व्यय जो है, खर्चा सरकार कर रही है, वो होगा। अब ये एक्सपेंडिचर भी दो भागों में बांट दिया जाता है, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है बेटा कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसे हम क्या कहते हैं, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। ये हम सब आगे जाकर के बड़े डिटेल में विस्तार से और विस्तार में पढ़ने वाले हैं। तो जो बजट है, ये जो बजट क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति की, किसी भी परिवार की, किसी भी संस्था की जो आय और उसने व्यय करा है, उसका जो पूरा ब्यूरो होता है, पूरा विवरण होता है, उसको हम बजट कहते हैं। और जब सरकारी बजट की बात करते हैं तो सरकार की पूरी आय और सरकार के द्वारा किए गए व्यय ही क्या कहलाते हैं, उसका पूरा ब्यूरो, उसका पूरा विवरण क्या कहलाएगा, सरकारी बजट कहलाएगा, गवर्नमेंट बजट कहलाएगा। और ये जो गवर्नमेंट बजट होता है, ये अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रभावित करता है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, इन सभी में जो उत्पादन हो रहा है, उस उत्पादन का जो टोटल होता है, हम क्या कहते हैं, ये हमारी अर्थव्यवस्था है। तो सरकार का बजट क्या है, सरकार देखती है प्राथमिक में किसानों की हालत बहुत खराब है तो सरकार किसानों पर कम टैक्स लगाती है, सरकार किसानों को सब्सिडी देती है, सहायकी सरकार देती है कि ये इतना पैसा ले लो, सस्ते पे लोन सरकार दिलाती है, तो सरकार क्या कर रही है, मदद कर रही है उनको ज्यादा पैसा देकर के उनकी मदद कर रही है। तो ये क्या हुआ, अर्थव्यवस्था को प्रभावित सरकार ने करा या नहीं करा, सरकार के बजट ने करा या नहीं करा। सरकार उद्योग लगाने के लिए पैसा देती है, सरकार क्या कर रही है, अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर रही है। इसलिए इस चैप्टर का जो नाम है वो है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। आप अभी तक अर्थव्यवस्था को बहुत कुछ समझ चुके हैं, बहुत कुछ जान चुके हैं। आपने चैप्टर 1 जब पढ़ा तो उसमें आपने अर्थव्यवस्था के बारे में जाना। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जब हम बात करते हैं अर्थव्यवस्था की, इकोनॉमी की, हम लोग जब बात करते हैं, इस इकोनॉमी में दो प्रकार की जो नीतियां हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। एक होती है मौद्रिक नीति और दूसरी है बेटा वित्तीय नीति। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यह है मुद्रा से जुड़ी हुई है कि पैसा कितना मार्केट में रहेगा, कितना नहीं रहेगा, ये क्या है, मौद्रिक नीति है। और मौद्रिक नीतियां जो बनाने का काम करता है देश में, वो करता है केंद्रीय बैंक, मतलब हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये काम करता है। उसके बाद अगर मैं वित्तीय की बात करूं तो वित्तीय या फाइनेंशियल जो पॉलिसीज होती हैं या फिस्कल पॉलिसीज भी इनको कहा जाता है, ये जो वित्तीय पॉलिसियां होती है, नीतियां होती है, ये क्या है, किस पे कितना टैक्स लगाना है, कितनी छूट देनी है, कहां से कितना पैसा आएगा, ये जो सब कुछ है ये वित्तीय में आ जाता है। और जो वित्तीय पॉलिसियां बनाती है ये गवर्नमेंट बनाती है, सरकार बनाती है। ये दोनों ही मिलकर करके हमारी अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रभावित करती है। इसलिए मुद्रा और बैंकिंग आपने पढ़ लिया, उसमें मैंने आपको बताया था, जब मैंने CRR SLR पढ़ाए थे तो मैंने बताया था कि बेटा कब तो वो CRR को कम करेंगे, कब ज्यादा करेंगे, और इनके कम ज्यादा करने से कब जो मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई है वो कैसे कंट्रोल होगी, और डिफ्लेशन, अविस्फीति है वो किस प्रकार से कंट्रोल होगी, वो किस प्रकार से ठीक होगी, ये अपन ने जाना था। तो इसी प्रकार से ये जो वित्तीय जो है ये भी प्रभावित हमारी अर्थव्यवस्था को करती है। और जनरली जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी नीति इनसे वित्तीय या मौद्रिक से जुड़ करके बनती है तो दोनों ही बैठ करके बनाते हैं साथ में।
सरकार भी आरबीआई से पूछती है और आरबीआई भी सरकार से सलाह मशुरा करता है और दोनों बैठकर ही अर्थव्यवस्था को बेहतर ढंग से आगे बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे एक मोटरसाइकिल के दो टायर होते हैं, दोनों साथ साथ चलते हैं, उसी प्रकार से यह है कि अर्थव्यवस्था में ये दोनों नीतियां हैं तो दोनों बैठ करके एक साथ मिलजुल करके ही काम करते हैं, तभी जो अर्थव्यवस्था है वो शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद चलती है। तो इसलिए सरकारी बजट को समझना बड़ा जरूरी है क्योंकि इसका अर्थव्यवस्था में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। प्रथम अध्याय में हमने सरकार का परिचय राज्य के रूप में करवाया था। जब प्रथम अध्याय आपने पढ़ा था, जो प्रथम अध्याय क्या था, परिचय, इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर था। उस इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में सरकार का जो परिचय है वो किस रूप में कराया गया था, राज्य के रूप में कराया गया था। ठीक है, कि राज्य का काम होता है कि कल्याण के लिए काम करे। ठीक है, फिर हमने अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार पढ़े थे, पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित अर्थव्यवस्थाएं पढ़ी थी। हमने 3 आर्थिक समस्याओं का भी जिक्र करा था कि क्या उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें और किसके लिए उत्पादन करें, इस प्रकार की बातें करी थी। तो जहां पे समाजवाद वाली बात है, राज्य की बात होती है, सरकार की बात होती है। हमने कहा था कि निजी क्षेत्र के अतिरिक्त सरकार होती है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो, अब आप सभी को पता है कि हमारे देश ने जो मॉडल अपनाया है वो कौन सा अपनाया है, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला अपनाया बेटा, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला अपनाया है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले में सरकार की जो भूमिका है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा उनका रोल है वो बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि जहां पर मिश्रित का मतलब यही है कि सरकार और निजी क्षेत्र दोनों मिलकर करके काम कर रहे हैं, तो वहां पर सरकार की बड़ी भूमिका बढ़ जाती है। अगर कोई देश पूंजीवादी भी है तो सरकार तो वहां पर भी होगी, सरकार तो वहां पर भी होगी। तो निजी क्षेत्र के अलावा एक सरकार भी होती है और उसकी बड़ी भूमिका होती है। और जैसे मैंने पहले आप लोगों को बता रखा है कि जब 1929 के दौर में 1929 में महामंदी आई और 33 तक महामंदी से कवर होते होते समय लग गया, उसके बाद एक बात बहुत अच्छे से विश्व को समझ में आ गई कि सरकार को पूरी तरीके से अपना हस्तक्षेप बंद नहीं करना चाहिए। समय समय पर अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था पटरी से ना उतरे, अर्थव्यवस्था में महंगाई और मंदी का दौर ना आवे। इसलिए जरूरी है कि सरकार समय समय पर हस्तक्षेप करे। मतलब कहीं ना कहीं उस दौर के बाद पूरी दुनिया ही कैसे चल रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी पे ही चल रही है, जहां पे सरकार का एक बड़ा रोल है और जो निजी क्षेत्र है वो भी अपना काम करता है। मतलब अपन एक बार ऐसा कह सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर मार्केट को चला रहा है, ठीक है, ये तय हो गया, ये तय हो गया, पर उस मार्केट में क्या होगा क्या नहीं होगा ये सरकार तय करती है, ये सरकार तय करती है। सामान बेचो खरीदो ये बिल्कुल जनता के ऊपर निर्भर है, मार्केट के ऊपर छोड़ दिया, पर क्या बिकेगा क्या नहीं बिकेगा, क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, ये सरकार तय करती है। सरकार का एक इंपॉर्टेंट रोल हमारी इकोनॉमी में और विश्व की किसी भी देश की इकोनॉमी में रहता ही है। एक अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र तथा सरकारी क्षेत्र दोनों हो वो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। ठीक है, तो जहां पे निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों हो वो अर्थव्यवस्था कैसी कहलाएगी, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाएगी, मिक्स्ड इकोनॉमी कहलाएगी। तो जहां पर दोनों मिलकर करके काम करते हो वो अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा कौन कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जहां पर निजी क्षेत्र का ज्यादा दबदबा होता है और सरकारी क्षेत्र ना के बराबर ही काम करता है, वो कुछ भी नहीं करता, सारा का सारा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर के हाथ में रहता है। इस समाजवादी की बात करूं तो वहां पे प्राइवेट सेक्टर ना के बराबर रहता है और बाकी सारा का सारा जो कंट्रोल रहता है वो किसके हाथ में रहता है, सरकार के हाथ में रहता है। पर मिक्स्ड इकोनॉमी, मिश्रित अर्थव्यवस्था में दोनों होंगे, निजी क्षेत्र भी होगा और सरकारी क्षेत्र भी होगा। ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनसे सरकार जीवन के आर्थिक पहलू को प्रभावित करती है और हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से तरीके हैं जिनमें सरकार क्या है, हमारा जो जीवन होता है उसको बहुत आर्थिक पहलू पर प्रभावित करती है, आर्थिक रूप से प्रभावित करती है। किस प्रकार से करती है वो आपको आगे इस चैप्टर में भी समझ में आएगा और मैं आपको थोड़ा सा हिंट देकर के समझाता हूं। मैं 3 प्रकार से आपको बताता हूं। पहला आप देखिए, सरकार टैक्स के द्वारा, कर के द्वारा सरकार क्या कर सकती है, हमारे आर्थिक जीवन को प्रभावित कर सकती है। कर या टैक्स क्या होता है, कर एक प्रकार का कंपलसरी पेमेंट है, अनिवार्य भुगतान है जो सरकार को करना ही पड़ता है। ठीक है, हम जनता जो है वो सरकार को करेगी। मतलब आज एक प्रकार से मैं कहूं कि मैं आज यहां पढ़ा रहा हूं तो ये सर की जिम्मेदारी है कि वो मुझे पेमेंट करेंगे। ठीक है, ये 100% है ना। तो जैसे मेरा जो आय का स्रोत है, सोर्स ऑफ इनकम है, वो क्या है कि सर जो मुझे पेमेंट करेंगे वो है। अब इसी प्रकार से जो सरकार का सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, हमारा टैक्स है जो हम टैक्स देते हैं। हम टैक्स इनकम पर भी देते हैं, हम हर वस्तु पे, अगर मैंने ये पेन भी खरीदा है ना, इस पेन पे भी मैंने टैक्स दिया है। अगर मैंने मोबाइल खरीदा तो मोबाइल पे भी टैक्स दिया है। अगर मैंने पेन खरीदा है, कुछ भी चीज खरीदी है तो हम सब पे टैक्स देते हैं। अब अगर मान लीजिए सरकार टैक्स को बढ़ा देती है,
अगर सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या, जितनी हमारी इनकम है उसमें से पहले मान लीजिए 100 रुपए टैक्स जा रहा था, अब सरकार 200 रुपए टैक्स मांगने लग जाए, इसका मतलब क्या, हमारी इनकम का पोर्शन कम हो जाएगा, पैसे कम बचेंगे क्योंकि सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया। और सरकार ने अगर टैक्स घटा दिया मतलब हमारे पास पैसा ज्यादा बच जाएगा। तो आर्थिक जीवन में प्रभावित हुआ या नहीं हुआ? सरकार ने टैक्स बढ़ाने से हमारा पैसा कम हो गया, टैक्स घटाने से हमारे पास और पैसा आ गया, क्या बढ़िया, चलो अब सरकार ने टैक्स कम कर दिया। इसके अलावा दूसरा होता है बेटा सब्सिडी। सब्सिडी या जिनको हिंदी में कहा जाता है सहायकी। सब्सिडी या सहायकी का मतलब क्या है? सहायता करना, ठीक है। सरकार कह रही है आप इस चीज के इतने काबिल नहीं हो, चलो कोई सामान 1000 का आ रहा है, 600 आप भरो, 400 सरकार देगी, ये आपकी सहायता कर रही है सरकार। अब इस प्रकार से अगर सरकार सहायकी बढ़ा देती है, अगर सरकार सहायकी बढ़ा देती है, इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास पैसा बच जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा पैसा मेरे पास रहेगा, पैसा बढ़ेगा। कैसे? जैसे मान लो सरकार ने अभी तक कह रखा था कि भाई आप 1000 रुपए का ये सामान खरीद रहे हो, इस 1000 पे हम 400 रुपए दे देंगे। फिर सरकार ने साल, 1.5 साल, 2 साल बाद बोला कि जो 1000 रुपए का सामान आ रहा था उस पर हम 400 दे रहे थे, अब आज से हम लोग 500 रुपए इस पर देंगे। मतलब क्या है, जहां पहले मैं 600 भर रहा था अब मुझे भी 500 भरने, तो मेरे 100 रुपए बच जाएंगे, तो मेरे पास एक्स्ट्रा पैसा है। और अगर सरकार सहायकी कम कर देती है तो मेरे पास भी पैसा कम हो जाएगा। कैसे? सरकार ने बोला अब 400 नहीं भाई, अब 200 रुपए ही देगी सरकार, मतलब पहले मैं 600 भर रहा था, अब 800 देने पड़ेंगे, तो 200 रुपए मुझे एक्स्ट्रा भरने पड़ेंगे। तो सरकार ने प्रभावित करा या नहीं करा? टैक्स से प्रभावित कर सकती है, सब्सिडी से प्रभावित कर सकती है, और इसके अलावा जो कल्याण कार्यक्रम है उनके द्वारा भी सरकार हमें प्रभावित कर सकती है। कल्याण जो कार्यक्रम है, वेलफेयर प्रोग्राम से, उनके द्वारा भी। कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा कैसे? सरकार सस्ते में अनाज बांटती है। सस्ते में अनाज बांटने का अर्थ क्या है कि भाई मुझे ज्यादा पैसा मेरा दूसरे अनाज पे खर्च नहीं करना पड़ा, सरकार मुझे सस्ते में दे रही। सरकार बच्चों को छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप देती है। सरकार क्या कह रही है कि पढ़ो, हम पैसा दे रहे हैं, मतलब आपको पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। तो हमारे आर्थिक जीवन को सरकार टैक्स के द्वारा, सब्सिडियों के द्वारा, कल्याण कार्यक्रमों के द्वारा बहुत प्रकार से प्रभावित करती है। तो यही बात यहाँ पे कही गई कि जिनसे सरकार जीवन में आर्थिक पहलू को प्रभावित करती है। इस अध्याय में हम केवल उन कार्यों की व्याख्या करेंगे जो सरकारी बजट के माध्यम से किए जाते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे जो काम सरकारी बजट के द्वारा सरकार करती है। जो काम सरकार सरकारी बजट के द्वारा करती है, मतलब टैक्स सरकार देती है, सब्सिडी देती है, ये जो काम है जो सरकारी बजट का हिस्सा है, अपन वही यहां पर डिस्कस करेंगे। सरकार की वह क्रिया वित्तीय प्रशासन मानी जाती है जिसके द्वारा सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण की व्यवस्था, नियंत्रण एवं प्रबंधन किया जाता है। अब देखिए, प्रशासन का मतलब क्या होता है? प्रशासन का मतलब एक प्रकार से यह है कि व्यवस्थाओं को संभालने वाले हैं। कोई भी काम हो रहा है उसको व्यवस्थाओं को संभालने वाले। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि एक कार्यक्रम आयोजित करा गया, कार्यक्रम आयोजित करा गया, और उस कार्यक्रम आयोजित करने के लिए 5 से 10 लोगों की टीम बनाई गई, ठीक है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे दूं, जैसे मान लीजिए लर्न एंड शेयर है। लर्न एंड शेयर ये कहता है कि साहब हम तो जो हमारे विद्यार्थी है ना, उन विद्यार्थियों को सम्मान समारोह करेंगे, और उसके लिए 10 लोगों की एक कमेटी बनाई गई कि साहब ये जो 10 लोग है ना, इन 10 लोगों पे पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी होगी कि भैया कहाँ बच्चों को बिठाना है, कौन कैसे, पूरा फंक्शन जो है उनके हाथ में होगा। मतलब वो 10 लोग क्या है, उस पूरे फंक्शन की व्यवस्था संभालने वाले। तो वो क्या हो गया? प्रशासन हो गया, वो प्रशासन हो गया। जैसे अब हम कहते हैं कलेक्टर हो गया, एसपी हो गया, ये क्या है? हमारे जो शहर की जो व्यवस्था है कि ये समय पर नहीं ऐसा होगा, ये होगा, ये काम होगा, ये काम, उन सारी व्यवस्थाओं को संभालने की जिम्मेदारी जो ले ले वो प्रशासन है। तो वित्तीय प्रशासन, वित्तीय मतलब फाइनेंस, फाइनेंस मतलब पैसे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब वित्तीय प्रशासन में क्या है? सार्वजनिक आय। सार्वजनिक आय का मतलब क्या है? सरकार की जो इनकम है वो, सरकार के खर्चे हैं वो, और सरकार ने जो ऋण ले रखा है, उधार ले रखा है वो, उसकी व्यवस्था करना कि सरकार की इनकम, सरकार के खर्चे और सरकार के ऋण, ये जो व्यवस्था है इस व्यवस्था को करना, इस व्यवस्था को कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, और उसका पूरा प्रबंधन, उसका मैनेजमेंट कर लेना, यही क्या है? वित्तीय प्रशासन है। मतलब सरकार की इनकम, सरकार के खर्चे और सरकार ने जो उधार ले रखा है, इन सब का प्रबंधन, मैनेजमेंट करना, नियंत्रण करना ही क्या कहलाता है? वित्तीय प्रशासन कहलाता है। जिसमें मैंने कहा फंक्शन को कंट्रोल करना, फंक्शन की व्यवस्थाओं को सारी को संभाल करके रखना, वह प्रशासन है। तो उसी प्रकार से वित्तीय प्रशासन क्या है कि सरकार जो काम कर रही है, सरकार के खर्चे हैं, सरकार की इनकम है, सरकार का जो उधार है, उन सबको कंट्रोल करना, मैनेज करना, यही आ जाता है। यहाँ पे जो नोटों की तस्वीर दिखाई गई है वो वित्तीय प्रशासन, फाइनेंस, पैसों से दर्शाई गई है।
वित्तीय प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आय को न्याय संगत तरीके से एकत्रित किया जाए और सरकार के व्यय को मितव्ययतापूर्ण ढंग से किया जाए। वित्तीय प्रशासन में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि आय को न्याय संगत तरीके से एकत्रित किया जाए, मतलब सही तरीके से एकत्रित किया जाए। अब देखो, मैंने आपको क्या कहा कि सरकार का जो है ना इनकम का सोर्स है, बड़ा जो इनकम का सोर्स है वो टैक्स है बेटा। सरकार को टैक्स से पैसा मिलता है, ठीक है, कर से सरकार को पैसा मिलता है। पर हमारे भारत की सरकार टैक्स ऐसा नहीं है कि बस लूट ले किसी को भी, ऐसा नहीं करती। मेरी इनकम अगर ज्यादा है तो सरकार मुझसे ज्यादा टैक्स लेगी, मेरी इनकम बहुत कम है तो सरकार मुझसे टैक्स नहीं लेगी, बिल्कुल ही कम है तो बिल्कुल ही सरकार मुझसे टैक्स नहीं लेगी। ये क्या है, आय जो सरकार इनकम ले रही है ना वो न्याय संगत तरीके से ले रही है। यार तुम बहुत ज्यादा कमा रहे हो, इतना कमा रहे हो तो इतना तो सरकार को दो ना यार, ये नहीं कमा रहा, इससे नहीं, मतलब सही तरीकों से ही सरकार इनकम ले रही है, गलत तरीकों से इनकम नहीं ले रही। तो न्याय संगत तरीके से आय आनी चाहिए और जो सरकार व्यय करे, जो खर्चा करे, वो को मितव्ययतापूर्ण ढंग से किया जाए। मितव्ययतापूर्ण ढंग से मतलब क्या है कि बिल्कुल जहां खर्च हो वही हो, बेफिजूली जो खर्च है वो ना करी जाए। तो सही प्रकार से आय न्याय संगत आय लेनी चाहिए और न्याय संगत आय लेने के बाद उसको सही ढंग से ही खर्चा करना चाहिए। बजट सरकार की राजस्व नीति का व्यवहारिक रूप होता है। बजट सरकार की राजस्व नीति, राजस्व का मतलब क्या है, रेवेन्यू। सरकार की जो रेवेन्यू पॉलिसी होती है, रेवेन्यू का मतलब एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि सरकार की जो इनकम आती है ना बेटा, उसका एक व्यवहारिक रूप है, उसको दर्शाया जाता है। भारत में बजट सामान्यतः आगामी वित्तीय वर्ष हेतु आवश्यक सरकारी खर्च की सुनिश्चितता प्राप्त करने का प्रावधान है। अब जैसे मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कि किसी आपके पिताजी हैं, उन्होंने 40,000 रुपये महीने के कमाए, ठीक है, अभी अपन सितंबर चल रहा है अपना, अक्टूबर में उनको 40,000 रुपये मिले, 1 अक्टूबर को उनको 40,000 मिले। अब वो क्या करते हैं, बजट बनाते हैं। बजट बनाया, एक तरफ उन्होंने लिखा इनकम, इनकम कितनी है 40,000, और इधर वो लिखना शुरू करेंगे खर्चे, एक्सपेंडिचर। इस महीने में 1,000 रुपये बच्चे की फीस, 6,000 का राशन, 2,000 पेट्रोल, 3,000 ये, 5,000 वो, 4,000 ये। मतलब मैं इतना कहना चाहता हूँ, महीने की 1 तारीख को बैठ कर करके पूरे महीने में क्या खर्चे होने वाले हैं हम वो तय करते हैं। मतलब हम आगे की प्लानिंग हम लोग कर रहे हैं, तो वही काम यहाँ पे बजट में होता है। बजट में भी क्या है, आगामी मतलब जो आने वाला है, जो वित्तीय वर्ष आने वाला है, उसके लिए सरकारी खर्चा बताया जाता है कि साहब हमारे इस पूरे साल में इतनी उम्मीद है, इतना पैसा आ जाएगा और इतना यहाँ हम लोग खर्चा करेंगे। वित्तीय वर्ष का मतलब है एक फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक का होता है, 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक का। यहां पर 1 जनवरी से 31 दिसंबर नहीं चलता है। वित्तीय वर्ष या फाइनेंशियल ईयर पूछ लिया जाए तो कब से कब तक का होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होगा। जैसे कि अब क्या होगा, 1 फरवरी को ही क्या होगा, हमारे देश में बजट अनाउंस कर दिया जाता है, जो सरकार है वो बजट सुना देती है। अब 1 फरवरी का बजट सुनाने का मतलब क्या है, जैसे अब 2024 में सुनाएंगे, 2024 की जो फरवरी आएगी उसमें सुनाएंगे। 1 फरवरी को जो बजट सुना रही है सरकार, इसका मतलब यह है कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर करके 31 मार्च 2025 तक का बजट है, ठीक है। 1 फरवरी को सरकार जो बजट सुनाएगी वो बजट क्या होगा, 1 अप्रैल से लेकर करके 31 मार्च तक का बजट होगा, क्योंकि आने वाले साल आगामी जो वर्ष है उसका बजट है। परंतु सुनिश्चितता प्राप्त करने का प्रावधान है, परंतु ये बजट आने वाले वर्षों को और भी प्रभावित करता है। वित्तीय प्रशासन में बजट महत्वपूर्ण होता है, इसे वित्तीय प्रशासन की धुरी कहा जाता है। सरकार की आय, व्यय और ऋण आदि से संबंधित समस्त क्रियाओं का निर्धारण बजट के माध्यम से होता है। देखिए अब वित्तीय प्रशासन में जो बजट है ना, देखिए जो वित्तीय प्रशासन है, वित्तीय प्रशासन का भी मैंने आपको बताया, सरकार की आय, व्यय और सरकार का ऋण, इसको मैनेज करना वित्तीय प्रशासन कहलाता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। अब इसका मतलब बजट जो है ना, बजट एक धुरी कहा जा सकता है। धुरी का मतलब क्या, एक्सेस। जैसे एक बिंदु होता है ना, जैसे हमारी पृथ्वी कहते हैं 23.5 डिग्री झुकी हुई है और फिर उस एक बिंदु पे यूं घूम रही है, वो धुरी उस पॉइंट पर टिके हुए हैं। तो मतलब पूरी जो वित्तीय प्रशासन है ना, वो पूरा का पूरा किस पे टिका हो, बजट पे टिका हो। बजट इंपॉर्टेंट है क्योंकि बजट में तो सरकार की आय की बात हो जाएगी, बजट में सरकार के व्यय की बात हो जाएगी, और बजट में ही सरकार ने लोन, उधार, व्यय, ऋण जो लिए हैं उसकी भी बात हो जाएगी। तो सरकार की आय, व्यय, ऋण आदि से संबंधित सभी जो क्रियाएं हैं वो बजट के माध्यम से ही तय होती है कि साहब हमारे पास इतना पैसा आया है, इतनी हमारी इनकम रहेगी, इतना हम लोग वहां से उधार लेने का प्रयास कर रहे हैं और इतना पैसा हम यहाँ खर्चा करेंगे। ओके,
अब आ जाओ भैया बजट का अर्थ। यह तो हो गया परिचय। अब आप बोलोगे सर 15 मिनट से ऊपर हो गया आपको पढ़ाते हुए और अब आप हमें बजट का अर्थ बता रहे हो। ये बेटा ये बेसिक है, ठीक है। ये मतलब अब पिच विच को अपन ने चेक कर लिया, अब खेलने के लिए पूरे तैयार है। तो अब बजट का अर्थ अपन जान लेते हैं। चलिए, बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कहां से हुई है? फ्रांसीसी शब्द से हुई, जिस क्या था? बजट, ठीक है, BOUGETTE वाला था। इस शब्द से उत्पत्ति हुई जिसका तात्पर्य है चमड़े के थैले, ठीक है। ये जो शब्द आया बजट, इसका क्या अर्थ है? चमड़े का थैला, ठीक है। आप लोग जैसे देखते हो कि पहले के जितने भी बजट पेश होते थे वो सारे ऐसे चमड़े के थैले में बैग सा लेकर करके आते थे और उसमें बजट पेश हुआ करते थे, ठीक है। तो चमड़े के थैले में 1733 में 1733 में बजट शब्द का प्रयोग इंग्लैंड में जादू के पिटारे के अर्थ में किया गया था। देखो, अब बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? फ्रांसीसी शब्द है बजट, उससे हुई है। उसका अर्थ था चमड़े का थैला और इसका जो प्रयोग हुआ 1733 में इंग्लैंड में, जो बजट शब्द का प्रयोग हुआ उसका अर्थ क्या था? जादू का पिटारा। ये आपसे एग्जाम में नहीं पूछेंगे कहां से उत्पत्ति हुई है, इंग्लैंड में उसको क्या कहा गया था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, जो फ्री में है। मतलब वैसे फ्री में तो सब कुछ ही है, पूरी क्लासेस यूट्यूब पे चलती हैं, आराम से पढ़िए, बिंदास होकर करके पढ़िए, पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रहा हूं। बजट, अब देखो, अब यहां पे ये जो डेफिनेशन ये लिख लेना आप। बजट सरकार की आय एवं व्यय का एक विवरण प्रपत्र है, मतलब एक पूरा डिटेल्ड जो डॉक्यूमेंट होता है ना वो है कि सरकार की आय कितनी है, इनकम कितनी है और सरकार के खर्चे क्या क्या है, जिसमें आगामी वर्ष के लिए आय और व्यय के अनुमानित आंकड़े बताए जाते हैं। अनुमानित है कि इतनी हमारी इनकम हो जाएगी, अनुमान लगा रहे हैं, हाँ इतनी इतनी हो जाएगी और इतना हमारे खर्चे हैं, हमने एक अनुमान लगाया ना, एक्सपेक्ट करा है। आगामी वर्ष में सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रमों पर सरकार क्या खर्च करेगी, आय और व्यय को घटाने बढ़ाने के लिए प्रस्ताव का विवरण होता है कि हम सामाजिक कार्यक्रमों पे क्या खर्च करेंगे, आय और व्यय में क्या कमी होगी, कितनी बढ़ेगी, ये सब कुछ ये बजट में आ जाता है। संविधान की धारा 112 के अनुसार, मतलब संविधान का जो अनुच्छेद 112 है उसके अनुसार क्या है, हर वित्तीय वर्ष मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के लिए अनुमानित प्राप्तियों तथा खर्चे का ब्यौरा संसद में पेश करना सरकार की संवैधानिक कर्तव्य है। बड़े ध्यान से सुनेगा, संविधान में ये बात लिखी हुई है, संविधान का अनुच्छेद 112 ये कहता है कि हर वित्तीय वर्ष में मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में अनुमानित प्राप्तियां कितनी है, सरकार को अनुमान लगभग कितना आय मिली है और उसके अनुमानित खर्चे कितने हैं, उसका पूरा ब्यूरो, ब्यूरो का मतलब क्या होता है, पूरा विवरण, पूरी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है संसद में पेश करनी होगी। कहां पर पेश करनी होगी? संसद में पेश करनी होगी। और यह संवैधानिक कर्तव्य है सरकार का, ये सरकार की ड्यूटी है, मर्जी नहीं है सरकार की, करे तो करे, नहीं तो नहीं करे, ये सरकार की ड्यूटी है, करना पड़ेगा सरकार को। संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि भाई हर वित्तीय वर्ष के लिए सरकार अपने अनुमानित आय और खर्चों का ब्यौरा संसद में पेश करे। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहां से पूछ लिया जाता है, 2-3 सवाल बनते हैं। पहली बात, संविधान का कौन सा अनुच्छेद या कौन सी धारा कहती है वित्तीय वर्ष के लिए, वित्तीय बजट के लिए? तो अनुच्छेद आर्टिकल 112 कहता है, पहली बात 112। उसके बाद दूसरी बात यह है कि सरकार बजट जो है वो कहां पेश करती है? संसद में पेश करती है। कहां पेश करती है? संसद में पेश करती है, ठीक है। अब अगर आप लोगों के पास पॉलिटिकल साइंस है तो आपको संसद का पता होगा, और अगर नहीं पता है बेटा कि संसद क्या होती है, पार्लियामेंट क्या होती है, तो बच्चों प्लीज मेरे लेक्चर्स हैं, आप पढ़िएगा, संसद को भी जानिएगा, पार्लियामेंट क्या होती है। मैंने एक बार मैं ऑफलाइन में पढ़ा रहा था तो एक बच्चे को जब मैं बजट पढ़ा रहा था तो ये बात आई कि आर्टिकल 112 में कहा जाता है कि संसद में पेश किया जाएगा। एक बच्ची ने मुझसे खड़े होकर के पूछा कि बोले सर संसद क्या होती है, तो थोड़ा सा धक्का सा लगा मुझे कि सर संसद क्या है। फिर उसको मतलब आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने इको की क्लासेस रोकी 2-3 दिन तक और उसको संसद समझाई कि बेटा संसद है क्या और वहाँ क्या बजट का क्या काम है। फिर 3 दिन बाद मैंने उसकी इको वापस शुरू करवाई है। तो आपको अगर नहीं पता है तो आपके पास मेरे वीडियोज़ में बहुत सारे वीडियोज़ में संसद की चर्चा करी हुई है, उनको देखिए। और 12th 11th 12th में नहीं मिले तो जो मेन चैनल है लर्निंग शेयर का, उसमें 9th के वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगे बेटा। तो प्लीज़ बेसिक जो चीज़ है ना वो जानिए। और इसीलिए मैं हमेशा हर बच्चों को सजेस्ट करता हूँ कि इकोनॉमिक्स ले रहे हो तो पॉलिटी लो ही लो। पॉलिटी और इकोनॉमिक्स का घनिष्ठ संबंध है, रिश्ता बहुत है, अच्छा है। ये वार्षिक वित्तीय ब्यूरो सरकार का मुख्य बजट संबंधी घोषणा पत्र है। तो ये जो वार्षिक मतलब हर वर्ष का वित्तीय ब्यूरो मतलब उस सरकार की इनकम कितनी है, सरकार के खर्चे कितने हैं, उसकी पूरी जानकारी जो देना है, ये बजट का एक इंपॉर्टेंट घोषणा पत्र है।
हालांकि बजट घोषणा पत्र का संबंध एक ही वित्तीय वर्ष के लिए होता है, लेकिन इसका प्रभाव आने वाले काफी सालों तक रहता है। अब देखिए, जो बजट घोषणा पत्र का है वो एक वर्ष के लिए अनाउंसमेंट होता है, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, पर उनका जो प्रभाव है वो आगे आने वाले समय के लिए होता है। हम देखिए आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि योजनागत हमारे खर्चे होते हैं और कुछ गैर योजनागत खर्चे होते हैं। योजनागत जो हम प्लान करते हैं कि भाई आने वाले 5 साल में हम ये करेंगे, 4 साल में ये करेंगे, तो जैसे इस बजट में अगर सरकार ये कहती है कि साहब हम आने वाले 10 साल के अंदर 100 जो हॉस्पिटल्स हैं वो खोलेंगे पूरे देश में, तो अब ये वाला जो बजट है ये आने वाले समय को भी प्रभावित कर रहा है। अब 100 हॉस्पिटल खोल देंगे, चलो हॉस्पिटल बन गए, उसके बाद मतलब 100 हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स होंगे, स्टाफ होगा और होगा, उनका खर्चा बढ़ेगा, तो सरकार का खर्चा बढ़ेगा, तो आने वाले में है जो ईयर्स है उनको भी प्रभावित कर रहा है, वहां से इनकम होगी, जनता का भला होगा, ये सब कुछ है, तो आने वाले ईयर्स को भी प्रभावित करता है। यह है भारत के संविधान। अतः 2 तरह के खाते वित्तीय वर्ष से संबंधित हैं, उन्हें केवल राजस्व खाते में शामिल किया गया है, जिसे राजस्व बजट भी कहते हैं, तथा जिनका संबंध सरकार की संपत्ति तथा देनदारियों से होता है उन्हें पूंजीगत बजट भी कहते हैं। ये राजस्व बजट, रेवेन्यू बजट और पूंजीगत बजट, ये दोनों अपन पढ़ेंगे। देखो, बजट के घटक जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बजट को अपन इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। बजट में को 2 भागों में ले लो, राजस्व और इसके बाद पूंजीगत, राजस्व और पूंजीगत। अब राजस्व में भी क्या होगा, राजस्व की प्राप्तियां होंगी, राजस्व की प्राप्तियां होंगी और राजस्व का व्यय होगा। इधर भी क्या होगा, पूंजीगत की प्राप्तियां होंगी और पूंजीगत व्यय भी होगा। ठीक है, यही बात इसमें है और आगे अपन और डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। इन खातों को समझने के लिए पहले सरकारी बजट के उद्देश्यों को समझना महत्वपूर्ण है। अब देखो, कुछ भी समझो, बजट है, अब बजट को आपने समझ लिया ना कि बजट क्या होता है। अब ये राजस्व प्राप्तियां क्या है, राजस्व खर्चे क्या है, पूंजीगत प्राप्तियां क्या है, पूंजीगत खर्चे क्या है, इन सबको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि भैया ये जो बजट है ये क्यों बनाया जा रहा है, क्या काम है सरकार, और चलो बना भी लिया, सरकार का जनता के सामने, संसद में रखने के सामने क्यों कोई अर्थ है? सरकार ने अपना बना लिया है, इतनी इनकम है, इतने खर्चे, बात खत्म करो, क्यों इतना इसको बढ़ा चढ़ा करके? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? देखो, जीवन में कुछ भी काम होता है उसके पीछे उद्देश्य तो होते हैं। आज आप भी पढ़ रहे हो तो किसी उद्देश्य से तो पढ़ रहे हो। चाहे कोई बच्चा ऐसा है कि यार 12th निकल जाए कैसे भी पढ़ के फिर पढ़ाई छोड़ दूंगा, तो 12th पास करने के उद्देश्य से पढ़ रहा है। कोई ऐसा है कि नहीं साहब पढ़ना है, बहुत अच्छे से सब्जेक्ट पे कमांड बनानी इसलिए पढ़ना है, तो वो पढ़ रहा है। कोई है कि यार पढ़ लूँ और अच्छे परसेंटेज ले आऊँ तो एक अच्छे कॉलेज में, सबका कुछ उद्देश्य होता है। तो उसी प्रकार से जो बजट है इसका क्या उद्देश्य है वो अपन जानते हैं। अब बात करते हैं सरकारी बजट के उद्देश्यों की। सबसे पहला जो उद्देश्य है सरकारी बजट का, सरकारी बजट से न केवल विकास प्रभावित होता है बल्कि विकास की दिशा भी बजट से निर्धारित होती है। अब सरकारी बजट से विकास तो प्रभावित होता ही होता है। विकास क्या है? प्रगति और जो सुधार की स्थिति उसको विकास कहते हैं। अब सरकार उसमें अनाउंसमेंट करती है हम इतने हॉस्पिटल खोलेंगे, इतने पे सड़कें बनाई जाएंगी, इतनी नई रेलवे चालू करी जाएंगी, इतनों को मुफ्त में राशन दिया जाएगा, इतनों के लिए छात्रवृत्ति की योजना है। तो ये विकास वाले जो कार्यक्रम है वो, तो विकास तो प्रभावित होगा ही होगा कि सरकार जो अनाउंसमेंट करी उनको पूरा करते तो विकास होगा। और विकास की दिशा भी बजट से निर्धारित होती है कि किस दिशा में काम होगा। मतलब ज्यादा सरकार प्राथमिक क्षेत्र में खर्चा कर रही है, सड़कों पे खर्चा कर रही है, रेलवे पे खर्चा कर रही है, शिक्षा पे खर्चा कर रही है, दिशा है वो भी तय होगी। ये जैसे दिखाया गया कि विकास के लिए अंडर कंस्ट्रक्शन अभी काम चल रहा है। ठीक है, पहला काम हो गया विकास के लिए। दूसरा, उत्पादन बढ़ाने में भी बजट की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बजट में राहत द्वारा दिए गए करारोपण संबंधी रियायतों एवं शुल्क में राहत द्वारा दिए गए प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धि में सहायक होते हैं। देखो, अब उत्पादन बढ़ाने में सरकार अगर ये चाहती है कि हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़े तो सरकार क्या क्या कर सकती है? सरकार टैक्स को कम कर सकती है, टैक्स कम कर देगी। अब सरकार जो FDI बुलाती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बुलाती है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बुलाती है, बाहर की कंपनियों को कहती है कि आप यहाँ आओ और हमारे यहाँ पर फैक्ट्री लगाओ, यहाँ पर आपका काम जो है वो शुरू करो। तो सरकार उनको क्या कहती है कि हम आपको टैक्स में छूट दे देंगे, या जो जमीन है या जमीन हम आपको सस्ते में दे देंगे, यहाँ पे काम करो आप, यहाँ फैक्ट्री लगाओ। तो सरकार टैक्स कम कर करके क्या है, मोटिवेट करेगी साहब इस चीज़ का जो प्रोडक्शन है वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। टैक्स कम होने से उनको फायदा होगा, कंपनी को यार टैक्स कम देना पड़ेगा, तो वो मोटिवेट होकर के और प्रोडक्शन उठाएगी। इसके अलावा अगर सरकार जो है सब्सिडी अगर बढ़ा दे तो भी बहुत खुश हो जाएगी। जैसे किसानों को सरकार बहुत सब्सिडी देती है, ठीक है, लघु उद्योग जो चलाते हैं सरकार उनको सब्सिडियां दे रही है। तो करारोपण के द्वारा, रियायतों के द्वारा सरकार प्रोत्साहन करती है, वो भी बजट के द्वारा करती है, इसलिए बजट महत्वपूर्ण है। यह उद्योग उत्पादन को दर्शाया गया है।
सामान्यतः सरकार बजट के माध्यम से नए कर लगाकर और जनता से ऋण लेकर उसकी क्रय शक्ति में कमी करते हुए कीमत स्तर को नियंत्रित करती है। अब सरकार नए कर लगा देगी, टैक्स लगा देगी। जैसे मैंने आपको बताया सरकार भी अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका निभाती है। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन वाले में सरकार क्या काम करती है वो समझिएगा। ये सब मैं आपको आगे और भी डीप में पढ़ाऊंगा, पर अभी सिर्फ और सिर्फ आप इन बातों को थोड़ा से स्तर पे समझ लीजिए। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई का मतलब क्या होता है कि हर वस्तु की कीमत बढ़ गई। कीमत का मतलब बढ़ने का मतलब ये कि लोगों के पास खूब पैसा है, वो खर्चा कर रहे हैं। तो अब खूब पैसा है, तो हमने मुद्रा और बैंकिंग में पढ़ा था कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस पैसे को खींचने की कोशिश करता है। CRR बढ़ा देगा, SLR बढ़ा देगा, पैसा खींच लेगा, ये काम है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस प्रकार से खींचता है वो तो मैंने बता दिया। सरकार किस प्रकार से खींचेगी वो देखो। इन्फ्लेशन का समय होगा, सरकार को पता है पैसा मार्केट में बहुत ज्यादा है, ये पैसा वापस आना चाहिए। कैसे आएगा? टैक्स बढ़ा दो। इन्फ्लेशन के समय सरकार क्या करेगी? अपना टैक्स बढ़ा देगी। सरकार ने कुछ डेवलपमेंट विकास के कुछ कार्य चला रखे हैं, उन कार्यों को कम कर देगी। मतलब सरकार जो खर्चा कर रही है वो कम कर देगी, क्योंकि सरकार के खर्चा मतलब जैसे मान लीजिए सरकार कोई बहुत बड़ी हॉस्पिटल बनवा रही है, अब उस पर मजदूर काम कर रहे हैं, उनका पैसा जा रहा है, सीमेंट वाले के पास, बजरी वाले के पास, उनके पास पैसा जा रहा है, सरकार वो रोक लेगी, क्योंकि पैसा तो रोकना ही है ना यार। पैसा तो रोकना नहीं तो और महंगाई बढ़ जाएगी। तो सरकार क्या करेगी? अपना जो डेवलपमेंट के काम है, जो सरकार अपना खर्चा कर रही है, उसको कम कर लेगी। अब ऐसे मान लो मंदी का दौर आ रहा है, कीमतें गिर चुकी है, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो सरकार बोलेगी टैक्स कम कर दिया, कम टैक्स है। अब सरकार क्या, कम टैक्स का मतलब जनता का पैसा रुकेगा, जनता का पैसा रुकेगा, और सरकार ज्यादा से ज्यादा जो डेवलपमेंट वाले काम है वो करेगी। एक हॉस्पिटल बनवा रही तो एक और बनवाएगी, क्योंकि और लोगों को काम मिलेगा और पैसा लोगों के पास जाएगा। इस प्रकार से यही बात यहाँ पर कही गई है। ये टैक्स की तस्वीर। देश के आर्थिक व सामाजिक विकास को गति देना एवं आय व धन का पूर्ण वितरण करना। तो देश का आर्थिक और सामाजिक विकास करना, ठीक है। जो अमीर गरीब की खाई है उसको दूर करना। समाज में जो अगड़े पिछड़े हैं कि समाज में एक के पास खूब धन दौलत है और एक के पास कुछ भी नहीं है, ये जो है इसको ठीक करना, पूर्ण वितरण करना। देश की उत्पादन संरचना एवं उत्पादन के स्तर को दिशा देना। बजट में करारोपण संबंधी रियायतें एवं प्रोत्साहन उत्पादन वृद्धि में सहायक होती है। तो सरकार उत्पादन को लेकर करके करारोपण, कर जो रोपण करती है तो कर लगाती है, ये सब कुछ। देश में प्रचलित मुद्रास्फीति एवं अस्फीति का उपचार बजट प्रावधानों में परिवर्तन द्वारा किया जा सकता है। देखो, मुद्रास्फीति मतलब इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। मुद्रास्फीति का मतलब होता है कि बिल्कुल जो होगा क्लियर होगा। इन्फ्लेशन वाला जो दौर है, अब इन्फ्लेशन वाले दौर में मैंने आपको बढ़ाया कि सरकार क्या करेगी? टैक्स को बढ़ा देगी और जो डेवलपमेंट के काम है वो गिरा देगी। अब स्थिति क्या होता है? डिफ्लेशन वाला दौर है, ये चीज मैंने आपको समझा दी। ये भी बजट के द्वारा ही होगा। तो यहाँ पे जिससे आर्थिक स्थिरता आएगी, आर्थिक स्थिरता आएगी। आर्थिक स्थिरता का मतलब है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी। सरकार का मुख्य जो काम है ना बेटा, वो क्या है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब यह है कि इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों ही नहीं होनी चाहिए, बराबर रहना चाहिए। ना तो कीमतें बढ़नी चाहिए और ना कीमतें घटनी चाहिए, बस बराबर में चलता रहना चाहिए, वह सबसे बढ़िया कंडीशन है। कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य बजट की सहायता से प्राप्त किया जा सकता है। और कल्याणकारी जो राज्य है मतलब कल्याण वाले काम करने वाली जो सरकारें हैं वो भी बजट के द्वारा ही कर सकती है। ये दिखाया गया है कि पैसे को कंट्रोल करने की कोशिश होती है कि नहीं बस इतना पैसा लेना है, इतना छोड़ना है, इतना लेना है। वो मुद्रास्फीति और अविस्फीति के। आर्थिक असमानता पर रोक, सामाजिक सुरक्षा हेतु विभिन्न योजनाओं का क्रियान्वयन, आर्थिक विकास हेतु योजनाओं का निर्माण बजट के प्रावधानों के माध्यम से ही किया जाता है। अब आर्थिक असमानता, अमीर गरीबी पर रोक की वजह ज्यादा जो गरीब है, जो खाई है, वो दूर होनी चाहिए। सामाजिक सुरक्षा के लिए जैसे वृद्धजनों को पेंशन देना है, ठीक है, विकलांगों के लिए सरकार के लिए कुछ करना है, सरकार द्वारा कुछ करना है, ये सब इस बजट के द्वारा ही होते हैं। आर्थिक विकास के लिए योजनाएं जो होती है वो सब बजट के द्वारा ही आती है। ये जो उद्देश्य मैंने आपको बताया, ये सारे उद्देश्य आपको क्लियर है। अब अपन को जो 3 उद्देश्य है ना बेटा, जो आपकी किताब एनसीईआरटी में बता रखी है, उन 3 उद्देश्यों को अपन को डिटेल में पढ़ना है, ठीक है, डिटेल में पढ़ना है। और वो 3 उद्देश्य हैं कौन कौन से? सबसे पहला जो है सरकारी बजट का आवंटन कार्य। सरकारी जो बजट है आवंटित करता है कि कहां पर कितना खर्चा, ठीक है, पब्लिक गुड, प्राइवेट गुड, ठीक है, ये सब कुछ अपन लोग इसमें जिक्र करेंगे। इस सरकारी बजट का आवंटन कार्य। दूसरा, सरकारी बजट का पूर्ण आवंटन कार्य। अब आप बोलोगे गुरुजी आपने रिपीट कर दिया, रिपीट नहीं करा, सही है। सरकारी बजट का पुनः आवंटन कार्य, इसमें अभी अपन ने बात करी ना कि सरकार आर्थिक असमानता को रोकने की कोशिश करेगी, वो कैसे करेगी वो अपन इसमें जानेंगे। और तीसरा है सरकारी बजट का स्थिरीकरण का कार्य, जो भी मैंने आपको बताया, आर्थिक स्थिरता लाने का काम सरकार करेगी। तो आर्थिक स्थिरता वाला यह है। ये तीनों बेटा अपन को डिटेल में पढ़ने,
अपन को डिटेल में पढ़ने हैं, और ये जो डिटेल में पढ़ना है ये अपन पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में। आज आपको जो पढ़ाया है वो इतना पढ़िएगा, कवर करिएगा, और कोई भी डाउट, कोई भी समस्या हो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दिएगा। बाकी पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए मेरे प्यारे बच्चों, और आपके अपने चैनल लर्न एंड शेयर आर्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे रखा है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी ही आपको कुछ बेहतर खुशखबरियाँ मिलने वाली है, तो जो सभी जानकारी आपको प्राप्त होती रहे, और पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।